हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब आज की जो हमारी ज्योग्राफी की क्लास है उस पर आते हैं। आप लोगों को पता ही है ज्योग्राफी में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, पृथ्वी और उसका सौरिक संबंध, मतलब जो हमारी अर्थ है और उसका जो सोलर मतलब सौरिक संबंध है, उन संबंधों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने देशांतर के मतलब जो लास्ट क्लास में जो हमने लास्ट छोड़ा था वो हमने देशांतर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, किसके बारे में? देशांतर, यानी कि लैटिट्यूड के बारे में पढ़ा था कि एग्जैक्ट में लैटिट्यूड क्या होता है, किस तरीके से क्या, मतलब सारा उसके बारे में हम डिटेल में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अब आज जो हम करेंगे उसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। उसके आगे थोड़ा देशांतर के बारे में भी है, थोड़ी बहुत, मतलब एक दो लाइन है देशांतर से संबंधित, बाकी और आगे हम धीरे धीरे करते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की जो हमारी क्लास है अब हम उसको शुरू करते हैं। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब जो हम जानेंगे वो हम किसके बारे में जानेंगे कि जो देशांतर है, देशांतर के आधार पर ही किसी स्थान का समय ज्ञात किया जाता है। मतलब जो देशांतर है, देशांतर के आधार पर ही किसी स्थान का समय ज्ञात किया जाता है। देशांतर के बारे में हमने सारा कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन अब इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया अच्छे तरीके से। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा। तो देशांतर के आधार पर क्या है, किसी भी स्थान का जो समय है वो ज्ञात किया जाता है। ठीक है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गौरे नाम से जानी जाती है। आगे है दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गौरे नाम से जानी जाती है। बीच की दूरी गौरे नाम से जानी जाती है। तो देशांतर का क्या काम है? देशांतर के आधार पर किसी भी स्थान का हम समय ज्ञात करेंगे, किसके हिसाब से? देशांतर के हिसाब से। ठीक है, और फिर जो दो देशांतर रेखाएं होती हैं तो उनके बीच की दूरी जो होती है उसको हम क्या, दूरी गौरे नाम से जानी जाती है। तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है उसको हम गौरे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको हम गौरे बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, शून्य अंश, क्या, शून्य अंश अक्षांश एवं शून्य अंश अक्षांश एवं क्या चीज, शून्य अंश अक्षांश एवं शून्य अंश देशांतर एवं शून्य अंश एवं क्या है, शून्य अंश देशांतर अटलांटिक महासागर में काटती है। कौन से महासागर में? अटलांटिक महासागर में काटती है। तो जो शून्य अंश अक्षांश है और शून्य अंश देशांतर है, तो ये दोनों क्या है, अटलांटिक महासागर में एक दूसरे को काटती हैं।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आता है। तो आई होप इतनी बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट क्या आता है, अब जो हमारा मानचित्र होता है, मानचित्र या फिर जो ग्लोब होता है, तो हम कह सकते हैं कि मानचित्र एवं ग्लोब पर पाई जाने वाली, मैप जो होता है हमारा, मानचित्र एवं ग्लोब पर पाई जाने वाली मानचित्र एवं ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को भौगोलिक रेखाजाल कहते हैं। वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को भौगोलिक रेखाजाल कहते हैं। क्या कहते हैं, जो हमारा मैप होता है और जो हमारा ग्लोब होता है, ठीक है, एक स्फेरिकल शेप में तो हमारा ग्लोब होता है और मैप क्या होता है हमारा 2D वाला होता है, ठीक है। तो उसमें पाई जाने वाली जो प्रतिच्छेद रेखा है उनको क्या है, भौगोलिक रेखाजाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भौगोलिक रेखाजाल कहा जाता है। वो ये टर्मिनोलॉजी हैं, सब टर्मिनोलॉजी हैं। जैसे आपको भौगोलिक रेखाजाल आपको कहीं वर्ड मिल गया तो आपको पता होना चाहिए कि भौगोलिक रेखाजाल है क्या। तो हमको तुरंत, हम जब हमने पढ़ा होगा तो हमको एग्जैक्ट में पता चल जाएगा कि जो हमारा मानचित्र है, मानचित्र और जो ग्लोब है हमारा, उस पर जो रेखाजाल जो पाई जाती है उसको हम भौगोलिक रेखाजाल कहते हैं। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट तो आता है हमारा संक्रांति क्या होती है। ठीक है, तो इसको रब कर दे रही हूँ स्टार्टिंग में। अब एक ये सब टर्मिनोलॉजी, अभी संक्रांति क्या होता है, संक्रांति के बारे में जानेंगे हम। ठीक है, चलिए, तो आई होप इतनी बात आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट आता है हमारा संक्रांति। क्या आता है, संक्रांति। क्या आता है, संक्रांति। सोल स्टिक, सोल स्टिक, इसको हम क्या बोलते हैं, सोल स्टिक, सोल स्टिक। ठीक है, सोल स्टिक। ठीक है, ठीक है। अब ये संक्रांति या सोल स्टिक होता क्या है, तो सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को संक्रांति कहते हैं। जो हमारा सन है, जो हमारा सूर्य है, तो सूर्य के उत्तरायण, सूर्य के उत्तरायण या जो हमारा सूरज है, सूर्य के उत्तरायण या दक्षिणायन, या दक्षिणायन, सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को, या नहीं है ये और है, ठीक है, गलती होगी, सॉरी, और दक्षिणायन की सीमा को, किसको, की सीमा को क्या कहते हैं, संक्रांति या सोलस्टिक। संक्रांति कहते हैं। तो पता चल गया ये जो ये टर्मिनोलॉजी होती है, ये सब वर्ड्स जो होते हैं, तो इसको अब संक्रांति कहीं वर्ड आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपको पता है कि हाँ आपने पढ़ा हुआ है।
ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, नेक्स्ट आता है कर्क संक्रांति। कर्क संक्रांति, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैंसर सोल्स्टिक। कैंसर सोल्स्टिक। तो कैंसर सोल्स्टिक क्या होता है उसके बारे में अब देखते हैं, उसके बारे में जानते हैं। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। कब? 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। लंबवत होता है, ठीक है जी। इसे कर्क क्रांति कहते हैं। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम या इसे कर्क क्रांति कहते हैं। मतलब सूर्य का कर्क रेखा के लंबवत होना, सूर्य का कर्क रेखा के लंबवत होना कर्क क्रांति कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्क क्रांति या कैंसर सोल्स्टिक कहलाता है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। अब इस दिन क्या होता है, 21 जून को इस दिन उत्तरी गोलार्ध में इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो ये क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। तो जब क्वेश्चन आए कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, 21 जून को होता है। जब क्या होता है, जो सूर्य है, जो सूरज है, जो हमारा सन है, वो हमारे किसके, जो कर्क रेखा है उसके लंबवत होता है, ठीक है, उसके लंबवत होता है। तो उसी को हम कर्क क्रांति कहते हैं। क्या बोलते हैं? कर्क संक्रांति, सॉरी, कर्क संक्रांति, उसी को हम क्या बोलते हैं, कर्क संक्रांति कहते हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है। तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्या आता है हमारा, नेक्स्ट आता है नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य 21 जून को दिखाई पड़ता है। कहाँ पर? नॉर्वे में, बिल्कुल मिडनाइट को। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय, अर्धरात्रि के समय सूर्य 21 जून को दिखाई पड़ता है। ओके। तो नॉर्वे में क्या होता है, रात को मिडनाइट पर, मतलब 12 बजे रात को सूरज दिखाई देता है 21 जून वाले दिन। कब? 21 जून वाले दिन, ठीक है। तो आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्या आता है हमारा, नेक्स्ट क्या देखेंगे हम, मकर संक्रांति, कैप्रिकॉर्न सोलस्टिक। अभी मकर संक्रांति के बारे में जानेंगे हम, ठीक है। ये कर्क संक्रांति, पहले संक्रांति जाना और फिर कर्क संक्रांति जाना। अब हम मकर संक्रांति के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट आता है मकर संक्रांति।
जिसको हम क्या बोलेंगे, कैप्रिकॉर्न सोलस्टिक। कैप्रिकॉर्न सोलस्टिक। अभी हमारा मकर संक्रांति क्या होता है, 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, इसे हम मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ओके, चलिए तो अब चलते हैं, इसमें डिटेल में लिखते हैं। तो 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर, कब, 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, तो इसे हम मकर संक्रांति कहते हैं। इसे हम मकर संक्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, तो मकर संक्रांति क्या होती है, 22 दिसंबर के दिन क्या होता है, सूर्य मकर रेखा के लंबवत होता है। तो इसे हम, या इसे हम छोड़ दीजिए, हम हटा देते, इसे मकर संक्रांति कहते हैं। और इस दिन उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है, कब, 22 दिसंबर के दिन। ओके, कर्क रेखा पर 21 जून और मकर रेखा पर 22 दिसंबर। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्या आता है हमारा, विषुव क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। विषुव क्या होता है, क्या विषुव, इसको हम क्या बोलेंगे, इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स, अभी इक्विनॉक्स क्या होता है ये जानते हैं। चलिए, यह पृथ्वी का, या यह पृथ्वी का वह स्थिति है, यह पृथ्वी की वह स्थिति है, यह पृथ्वी की वह स्थिति है, यह पृथ्वी की वह स्थिति है तो ये जो हमारी, यह कौन सी स्थिति है, क्या, विषुव। विषुव क्या है, पृथ्वी की वह स्थिति है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं।
क्या होता है, सूर्य की जो किरणें हैं वो विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं और सर्वत्र दिन एवं रात बराबर होते हैं। और सर्वत्र दिन और रात बराबर होते हैं। तो उसको हम विषुव क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको हम विषुव बोलेंगे। ठीक है, विषुव के अंदर ये नेक्स्ट पॉइंट, 23 दिसंबर एवं 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं। कब? 23 सितंबर और 21 मार्च को। 23 सितंबर और 21 मार्च को। कब? 23 सितंबर और 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, इसे क्रमशः शरद विषुवत, वसंत विषुवत, इसे क्रमशः शरद विषुवत विषुव सॉरी इसे क्रमशः शरद विषुव या वसंत विषुव कहते हैं। तो इसे क्रमशः शरद विषुव, विषुव एवं वसंत विषुव कहते हैं। ओके, चलिए, तो विषुव क्या होता है? पृथ्वी पर की वो स्थिति होती है जब सूर्य की किरणें जो हमारी विषुवत रेखा है उसके लंबवत होती है। ओके, तो उसको उस दिन क्या होता है कि दिन और रात सर्वत्र, मतलब दिन हो या रात हो, वो बराबर होते हैं। तो ऐसी स्थिति कब होती है? तो 23 सितंबर को और 21 मार्च को, 23 सितंबर को और 21 मार्च को दिन और रात बराबर होती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। तो वो क्यों होती है वो मैंने आपको बता दिया अच्छी तरीके से। ठीक है, तो ये रटने वाली ज़रूरत नहीं है कि 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं। तो रीज़न भी पता है कि बराबर क्यों होते हैं। तो क्यों होते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसे क्रमशः हम शरद विषुव और वसंत विषुव कहते हैं। तो ठीक है, तो क्यों होते हैं दिन और रात बराबर? इसलिए होते हैं कि जो विषुवत रेखा है उस पर जो हमारा सूरज है, जो हमारा सूर्य है, वो लंबवत रहता है। ठीक है, तो इस वजह से दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट इसी में है 21 मार्च। चलिए, इसको रब करके तब करेंगे। ठीक है, विषुव के बारे में ही है अभी। विषुव से रिलेटेड ही जानकारी है। चलो, तो 21 मार्च और 23 सितंबर की अवधि में विषुव के अंदर ये पॉइंट है, 21 मार्च और 23 सितंबर की अवधि में कब? 21 मार्च
और 23 सितंबर की अवधि में, ये धय के ऊपर मात्रा है, ठीक है, कभी अवधि, ओके। तो 21 मार्च और 23 सितंबर की जो अवधि होती है उसमें उत्तरी गोलार्ध सूर्य का प्रकाश, उत्तरी गोलार्ध सूर्य का प्रकाश अवधि में उत्तरी गोलार्ध सूर्य का प्रकाश तो उत्तरी गोलार्ध सूर्य का प्रकाश 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त करता है। सूर्य का प्रकाश 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त करता है। ठीक है, आगे क्या है? अतः यहाँ दिन बड़े एवं रातें छोटी होती हैं। अतः यहाँ दिन बड़े एवं रातें छोटी होती हैं। क्या होती हैं? दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट, जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते जाते हैं, ओके। तो जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते जाते हैं, दिन की अवधि में, एक मिनट, जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते जाते हैं, दिन की अवधि भी बढ़ती जाती है। नॉर्थ पोल की तरफ बढ़ते जाएंगे तो दिन की अवधि भी बढ़ती जाती है। ठीक है, चलिए आगे इसमें क्या है? उत्तरी ध्रुव पर तो दिन की अवधि 6 महीने की होती है। उत्तरी ध्रुव पर तो, नॉर्थ पोल जो है उस पर क्या है? उत्तरी ध्रुव पर तो दिन की अवधि 6 माह की होती है। तो जो हमारा नॉर्थ पोल है, जो टेक्निकल वर्ड है, टर्मिनोलॉजी वाले जो वर्ड्स है, मैं उनको इंग्लिश में बोल देती हूँ। मतलब जैसे उत्तरी ध्रुव हो गया ना, तो नॉर्थ पोल हो गया है ना, तो मैं बोल देती हूँ। तो उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि 6 महीने की होती है। जैसे जैसे वो क्या, उत्तरी ध्रुव की तरफ सूरज का प्रकाश चलता जाता है, तो दिन बड़े होते जाते हैं और रातें छोटी होती जाती हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने दिन और 6 महीने क्या रात होती है। तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो ही गई होगी। 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य का प्रकाश, 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य का प्रकाश, 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य का प्रकाश 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त होता है।
दक्षिणी गोलार्ध में बारह घंटे या अधिक समय तक प्राप्त होता है, या अधिक समय तक ठीक है, या अधिक समय तक प्राप्त होता है। जैसे जैसे दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं दिन की अवधि भी बढ़ती है। जैसे जैसे दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं दिन की अवधि भी बढ़ती है। ये ध के ऊपर है की मात्रा, दिन की अवधि भी बढ़ती है। क्या होती है? दिन की अवधि भी बढ़ती है। दक्षिणी ध्रुव पर इसी कारण 6 महीने तक दिन रहता है। दक्षिणी ध्रुव पर इसी कारण कहाँ? दक्षिणी ध्रुव पर इसी कारण 6 महीने तक दिन रहता है। 6 माह तक दिन रहता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है इसमें, इसी प्रकार उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव दोनों पर ही 6 महीने तक दिन तथा 6 महीने तक रात्रि रहती है। तो इसी कारण उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर छह माह तक दिन एवं 6 माह तक रात्रि रहते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या बताया गया है। इसमें कहा गया है कि 21 मार्च और 23 सितंबर की अवधि में उत्तरी गोलार्ध सूर्य का प्रकाश 12 घंटे अधिक समय तक प्राप्त करता है। कहाँ? उत्तरी गोलार्ध पर। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध पर। आगे आते हैं, यहाँ दिन बड़े एवं रातें छोटी होती हैं, तो इस वजह से यहाँ पर दिन और बड़े और रातें छोटी होती है। जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते जाते हैं दिन और रात कौन बढ़ते जाते हैं? सूर्य का प्रकाश। तो उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते जाते हैं दिन की अवधि भी बढ़ती जाती है। उत्तरी ध्रुव पर तो दिन की अवधि 6 माह की होती है। उत्तरी ध्रुव पर जो दिन की अवधि होती है वो 6 माह की होती है। अब
वो हम 21 मार्च, अब 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में 12 घंटे या उससे अधिक समय तक प्राप्त होता है। दोनों के लिए उधर 21 मार्च हो गया पहले, अब 23 सितंबर हो गया, ठीक है। अधिक समय के लिए प्राप्त होता है। जैसे जैसे दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं दिन की अवधि भी बढ़ती है। तो दक्षिणी ध्रुव पर इसी कारण 6 महीने तक दिन रहता है। तो इसी कारण से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। तो पोल्स पर हमेशा क्या 6 मंथ्स तो डे होता है और 6 मंथ ही नाइट होती है, ठीक है। और जो दिन और रात छोटे बड़े होते हैं ना, वो क्यों होते हैं, हमारी जो अर्थ होती है वो थोड़ी झुकी होती है, तो हमारी अर्थ के झुकाव के कारण दिन और रात छोटे बड़े होते हैं। क्योंकि गर्मियों में अक्सर क्या होता है कि दिन बड़े होने लगते हैं और सूरज देर से छिपता है, और सर्दियों के अंदर सूरज जल्दी छिपने लगता है, ठीक है। तो ये किस वजह से है, ये मैं लिखवा नहीं रही, आप ऐसे ही अपने लिख लेना। तो ये इस वजह से है कि जो हमारी पृथ्वी का झुकाव है उसके कारण है, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी ही रखते हैं। अब आगे जो हम कंटिन्यू करेंगे, हम ग्रहण के बारे में, मतलब सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये क्या होता है, ल्यूनर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर समझ आई है या कैसी भी लगी, आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर समझ आ गई है तो लाइक भी कीजिएगा, और आपके जो साथी हैं, जो 7 बच्चे पढ़ने वाले हैं, उन तक भी इस क्लास के लिंक को, इस चैनल के लिंक को शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस चैनल से जुड़ सकें और डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि क्लास जो रहती है वो मैं रिकॉर्डेड क्लास अपलोड करती हूँ, ठीक है। तो आपका कोई सजेशन वगैरह हो, आप प्लीज़ कमेंट में बता सकते हैं। सो गाइज़, आज के लिए इतना ही है। अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।